तो भाई वो कहानी शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो एनिमे अंडरवर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक मारना मत भूलना। अकाल के उन भयानक सालों के बीच मुझे एक छोटी सी बच्ची मिली और मैंने उसे अपने पास रख लिया। फिर भी 300 साल बाद जब अमर और दानवों के बीच वो महाभयंकर युद्ध हुआ, उस वक्त वो जो अब दानवों की महारानी बन चुकी थी, उसने एक ही पल में मेरा दिल चीर दिया। वो मेरे शरीर पर जो वहां एक मरे हुए कुत्ते की तरह पड़ा था, कदम रखते हुए बोली और व्यंग से हंसी। शेन हुआ यान, जब तुमने इतने साल पहले मुझे धोखा दिया था, क्या तुमने कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा? पर असली ट्विस्ट तो ये था जो वो नहीं जानती थी। मैंने अपनी मर्जी से उसके हाथों मरना चुना था। मैंने एक सिस्टम के साथ एक सौदा किया था। एक खास मिशन पूरा करो और मुझे अपने घर ब्लू स्टार वापस जाने की इजाजत मिल जाएगी। इसी मकसद से 3 सदियों पहले मैंने वो पवित्र इमॉर्टल स्वॉर्ड चुराई थी, अपने संप्रदाय को धोखा दिया था और एक इमॉर्टल वेनरेबल के दर्जे तक पहुंचा था। ऐसा करके मैंने उसे संप्रदाय की काल कोठियों में धकेल दिया था, जो कष्टों से भरा एक जीता जागता नरक था। वरना मेरी कल्टीवेशन की गहराई को देखते हुए यह कैसे मुमकिन था कि मैं टाइशी तलवार के वार से बच ना पाता, वो हथियार जिसे चलाना मैंने खुद उसे सिखाया था। और अब मेरे सामने खड़ी थी इस पूरी दुनिया की एकमात्र महिला डीमन एम्प्रेस लोशंग, मेरी पुरानी जूनियर सिस्टर। जैसे जैसे मेरी लाइफ फोर्स धीरे धीरे क्षीण होती गई, मैं बस एक कड़वी मुस्कान ही दे सका। क्या यह सचमुच इसके लायक था? उसने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने बस मेरे शरीर से तलवार जोर से खींच ली। खून के छींटे उसके चेहरे पर जा गिरे। उसने मुझे जमीन पर लात मारी और एक घमंडी तिरस्कार भरी नजर से मुझे घूरती हुई मेरे ऊपर खड़ी हो गई। वे आंखें जो कभी पहाड़ की धारा की तरह साफ और पवित्र थीं, अब 1000 साल पुरानी बर्फीली चादर से ढकी जमी हुई सी लग रही थीं। फिर भी उस बर्फीली सतह के बहुत नीचे एक हल्की, लगभग ना के बराबर कंपी छिपी हुई थी। चेंग हुआयान, क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कोई आखिरी शब्द है? मैंने बोलने के लिए अपने होंठ खोले, लेकिन मेरा मुंह सिर्फ खून से भरा हुआ था। सिस्टम की मिशन की शर्त अटल थी। मुझे उसी की तलवार से मरना था। मुझे एक भी शब्द बोलने से मना किया गया था जो उसके इरादे को बदल सके। ऐसा करने का मतलब होता मिशन की नाकामी, और मैं फिर कभी ब्लू स्टार वापस नहीं लौट पाता। इसलिए मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। वो नीचे झुकी और अपनी पतली उंगलियों से मेरी ठुड्डी थाम ली। उसने जबरदस्ती मेरा चेहरा अपनी ओर घुमाया और मुझे उसकी आंखों में देखने पर मजबूर कर दिया। चेंग हुआयान, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूं। हालांकि उसके चेहरे पर जान लेने का इरादा साफ झलक रहा था, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। क्या तुम सचमुच कुछ नहीं बोलोगे? बेशक मुझे ठीक ठीक पता था कि वो क्या सुनना चाहती थी। वो सुनना चाहती थी कि मैं कहूं, मुझे अफसोस है। वो सुनना चाहती थी कि मैं ये मान लूं कि बरसों पहले मैंने जो विश्वासघात किया था वो गलत था। वो सुनना चाहती थी कि मैं अपने ही होठों से उसे बताऊं कि उस वक्त मैं पूरी तरह सच्चा था, कि मैंने उसे जो अपनापन दिया था वो कोई झूठ नहीं था, कि मैंने उसे मौत के गहरे गर्त से सिर्फ और सिर्फ इसी मकसद से बाहर निकाला था। मैंने उसकी आंखों में देखा और मेरे होठों के कोनों पर एक मुस्कान उभर आई, एक ऐसी कड़वी मुस्कान जो किसी भी रुलाई से कहीं ज्यादा बदसूरत थी। फिर एक लंबा सन्नाटा छा गया। वो बहुत देर तक इंतजार करती रही। आखिरकार उसके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह ठंडे पड़ गए। ठीक है, अगर तुम कुछ बोलना ही नहीं चाहते तो फिर इस बारे में कभी बात मत करना। मैंने अपनी तलवार की नोक पर चमकते अपने ही खून को देखा। ऐसा लगा मानो वक्त एक बार फिर पीछे लौट गया हो। वो महान हिम प्रलय का दौर था। पहाड़ बर्फ में जम गए थे। गुफाएं बर्फ के नीचे दफन हो गई थीं। नदियां बहना बंद हो चुकी थीं। असंख्य छोटे दर्जे के साधक और आम इंसान उस कभी न खत्म होने वाली सर्दी में जमकर मर गए थे। सड़कों के किनारे हर जगह जमी हुई लाशें बिखरी पड़ी थीं। ऐसी भयानक युगांतरकारी आपदा के सामने हर कोई बस अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। उस वक्त मुझे इस दुनिया में आए हुए अभी 3 दिन भी पूरे नहीं हुए थे। सिस्टम के मार्गदर्शन पर चलते हुए मैंने गांव के रास्ते के किनारे एक टूटी फूटी फूस की झोपड़ी ढूंढ निकाली। जिस पल मैंने दरवाजा खोला, मैंने उसे देखा। कमरे के कोने में सिकुड़ी हुई एक छोटी सी आकृति सन के एक फटे पुराने कपड़े में लिपटी हुई, जिसमें जगह जगह छेद थे। वह इतनी छोटी थी, इतनी छोटी कि मैं उसे अपने एक ही हाथ में पूरी तरह से उठा सकता था। उसका शरीर पाले से जमा हुआ और जख्मों से भरा था, और उसकी सांसें इतनी धीमी थीं कि उन्हें महसूस करना भी मुश्किल था। मैं घुटनों के बल बैठ गया।
जब मैंने उस बच्ची को अपनी बाहों में उठाया तो वह मुझे एक सूखे हुए पत्ते जितनी हल्की लगी। ओह, डरो मत। उस छोटी बच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं तुम्हें यहां से दूर ले जाऊंगा। फिर भी उसका हाथ, जिस पल मैंने उसे ऊपर उठाया, सहज ही मेरे कपड़ों के दामन को कसकर पकड़ लिया। उसने कसकर पकड़ा, मुझसे ऐसे चिपकी रही जैसे कोई डूबता हुआ इंसान पानी के आखिरी झाग को पकड़ने की कोशिश करता है। बाद में ही मुझे उसके अतीत के बारे में पता चला। उसका नाम लौंग था। वह जन्म से ही मां विहीन थी। गांव वालों ने भी उसे समाज से निकाल दिया था। 5 साल की एक बच्ची समाज के इस निचले तबके में जी रही थी, एक ऐसी दुनिया में जो साधना के क्षेत्र से भी कहीं ज्यादा बेरहम थी। वह हर दिन खाने के झूठे टुकड़ों के लिए जंगली कुत्तों से लड़ती थी और सड़क के किनारे घास के ढेर में सोती थी। मुझे नहीं पता कि जिस दिन मैं वहां पहुंचा, उस दिन तक वह कैसे जिंदा रह पाई। शायद स्वर्ग की यही इच्छा थी कि उसे अभी थोड़ा और दुख सहना पड़े। पर असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था। उसका पालन पोषण करने के लिए मैं प्रोफाउंड हेवन सेक्ट में एक बाहरी सेवक के तौर पर शामिल हो गया। मैं फर्श साफ करता था, लकड़ियां काटता था, स्पिरिट ओर्स धोता था, रसायन बनाने वाले कराहे मांजता था और स्पिरिचुअल जीवों को खाना खिलाता था। मैंने हर वह काम किया जिसकी कल्पना की जा सकती थी। दिन के 12 शिचेन यानी लगभग 24 घंटे मेरी जिंदगी में काम और सोने के अलावा कुछ भी नहीं था। मेरी तनख्वाह बहुत ही कम थी, बस इतनी कि मैं मोटा अनाज और खुदरा कपड़ा खरीद सकूं। लेकिन लो लिंग बड़ी हो गई। वह 5 साल की बच्ची से बढ़कर 10 साल की लड़की बन गई। 10 से 15 साल की हुई और एक सुंदर छरहरी युवती के रूप में खिल उठी। उसमें असाधारण टैलेंट था जो मेरी अपनी प्रतिभा से कहीं बढ़कर था। मुझे एक एल्डर के संरक्षण में ले लिया गया था, जबकि वो एक मामूली नौकरानी के दर्जे से ऊपर उठकर आउटर सेक्टर की शिष्या बन गई। 10 साल बाद उसने इनर सेक्टर में प्रवेश किया। मेरे ही नक्शे कदम पर चलते हुए वो भी शांतियन सेक्टर में शामिल हो गई और मेरी जूनियर सिस्टर बन गई। इस दुनिया में बिताए अपने 300 वर्षों में से वे ही सबसे बेहतरीन दिन थे। पर मेरे विचार अचानक वास्तविकता की ओर लौट आए। हंशन तलवार ने बेरहमी से नीचे की ओर वार किया। फिर भी उस अंतिम क्षण में मैंने एक सूक्ष्म बात पर गौर किया। तलवार थामे हुए उसका हाथ कांप रहा था। जिस पल हंसी तलवार ने मेरे शरीर को भेद दिया, उसकी आंखों में रोशनी की एक क्षणिक चमक कौंधी। लेकिन ठीक अगले ही पल भावना का वो निशान गायब हो गया और उसका कोई चिन्ह शेष न रहा। मेरा शरीर विलीन होने लगा। इस रक्त रंजित युद्ध भूमि पर मेरे पीछे केवल राइटियस अलायंस के अशेष पड़े थे, एक बिखरी हुई सेना जिसे डेमोनिक पाथ की शक्तियों ने गाजर मूली की तरह काट डाला था। इससे पहले कि मेरी दृष्टि पूरी तरह से धुंधला जाए, जो अंतिम दृश्य मैंने देखा वो उसकी पीठ का दृश्य था। कितनी अकेली, कितनी आश्चर्यजनक रूप से वैसी ही जैसी वो 300 साल पहले दिखाई देती थी। वही जूनियर सिस्टर जो हेशियाओं शिखर पर खड़ी थी, पूरे एक दिन और रात तक मेरा इंतजार करती हुई। मुझे माफ करना। वे 3 शब्द, अंत में मैं उन्हें कभी जोर से बोल न सका। समय 300 साल पीछे चला जाता है। ये शांतियन सेक्ट के इनर सेक्ट में मेरा तीसरा वर्ष था। उस समय मेरी कल्चरेशन पहले ही गोल्डन कोर अवस्था के अंतिम चरण तक पहुंच चुकी थी, एक ऐसा लेवल जिसे मेरे समकालीनों के बीच असाधारण माना जाता था। लो लॉन्ग ने मुझसे भी कहीं अधिक तेजी से प्रोग्रेस की। वो सेक्ट में बाद में शामिल हुई थी। फिर भी उसकी जन्मजात प्रतिभा ने बाकी सभी की प्रतिभा को पूरी तरह से बौना साबित कर दिया था। महज कुछ ही वर्षों में वो गोल्डन कोर अवस्था के शिखर पर पहुंच चुकी थी और उसमें आगामी ब्रेक थ्रू के हल्के संकेत दिखाई देने लगे थे। पूरे सेक्टर में हर कोई उसे एक जीनियस कहकर पुकारता था, एक ऐसी दुर्लभ घटना जो सदी में केवल एक बार देखने को मिलती है। मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ। हालांकि ऊपर से मैंने एक सीनियर ब्रदर जैसा गंभीर और गरिमामय व्यवहार बनाए रखा, लेकिन अंदर से मैं गर्व से फूला नहीं समा रहा था। आखिरकार वो वही छोटी बच्ची थी जिसे मैंने खुद अपने हाथों से पाला पोसा था। उस दौरान लोगों को सेक्ट के ट्रेजर पवेलियन में पहरेदार के तौर पर तैनात किया गया था। यह तैनाती इस बात का सबूत थी कि सेक्ट उस पर कितना गहरा भरोसा करता था और उसे कितनी इज्जत देता था। पर अब असली कांड शुरू होने वाला था। नया मिशन जारी हुआ। मिशन का उद्देश्य था शाथियन सेक्ट की सबसे कीमती चीज, इमॉर्टल स्वॉर्ड, चुराना। डेमोनिक पाथ की शक्तियों के साथ मिलकर अफरा तफरी मचाना और फिर मौके का फायदा उठाकर वो तलवार उड़ा लेना।
यदि मिशन अस्वीकार किया जाता है तो होस्ट को हमेशा के लिए पृथ्वी पर वापस लौटने से रोक दिया जाएगा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं शांशियान सेक्ट का एक इनर सेक्ट शिष्य हूं, लोशेंग का सीनियर ब्रदर हूं, और तुम चाहते हो कि मैं गद्दार बन जाऊं? सिस्टम, मैं मना करता हूं। मना करने पर आपके ट्रांसमाइग्रेशन की स्थिति हमेशा के लिए लॉक हो जाएगी। फिर कभी ब्लू स्टार पर वापस लौटने की कोई संभावना नहीं रहेगी। होस्ट के लिए सूचना। ब्लू स्टार पर आपकी अभिभावक मिसेस जंग हिक्सू आपके अचानक गायब हो जाने के कारण मानसिक रूप से बेहद अस्थिर स्थिति में पहुंच गई हैं। वो इस समय जगह जगह घूमकर मिसिंग पर्सन के पोस्टर लगा रही हैं। मेरी मौसी सड़क के एक कोने पर खड़ी थीं। उनका थका हारा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उनके हाथों में पोस्टर्स का एक गट्ठर था, जिनमें से हर पोस्टर पर मेरी तस्वीर छपी हुई थी। हवा और बर्फ के बीच वो एक एक करके उन पोस्टर्स को दीवारों पर चिपका रही थीं। काम करते हुए वो रो भी रही थीं और ठंड के मारे उनके हाथ लाल पड़ गए थे। उस पल मेरा पूरा शरीर पत्थर जैसा जड़ हो गया। मेरी मौसी ही मेरा एकमात्र बचा हुआ परिवार है। वो मुझसे बस 10 साल ही बड़ी हैं। फिर भी जब मेरे माता पिता एक कार दुर्घटना में गुजर गए तो उन्होंने ही अकेले दम पर मुझे पाला पोसा और बड़ा किया। उसने कभी शादी नहीं की। उसके अपने कोई बच्चे नहीं थे। उसने मुझे पालने पोसने में अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। मुझे स्कूल भेजने के लिए उसने 2-2 नौकरियां की, मेरे कपड़े धोए, मेरे लिए खाना बनाया, और जब भी मैं बीमार पड़ता वो रात भर मेरे बिस्तर के पास बैठकर मेरी देखभाल करती। वो मेरी मां नहीं है, लेकिन उसने मेरे लिए वो सब किया जो कोई भी मां शायद ही कर पाती। और अब मैं यहां हूं, इस मनहूस जगह पर। हालांकि ब्लू स्टार पर समय की गति इस दुनिया से अलग है, लेकिन सिस्टम के अनुसार हालांकि ब्लू स्टार पर समय की गति इस दुनिया से अलग है, लेकिन सिस्टम के अनुसार वहां भी काफी समय बीत चुका है। मेरी मौसी को जरूर लगता होगा कि मैं मर चुका हूं। मैंने अपनी आंखें बंद की और महसूस किया कि मेरे शरीर की हर नस में खून तेजी से दौड़ रहा है। मैंने अपनी आंखें खोली। काफी सोचने के बाद मैंने वो मिशन स्वीकार कर लिया। फिर भी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह फैसला लालिंग को तबाही के उस गहरे गर्त में धकेल देगा। ये पक्का करने के लिए कि मेरी योजना पूरी तरह से अचूक हो, मैंने बहुत ही बारीकी से सारी तैयारियां की। वे डेमोनिक साधक पहले से ही श्यांग संप्रदाय के सबसे बड़े खजाने की आड़ में काम कर रहे थे। मैंने उन्हें अंदर के जासूसों की पहचान दी और उन्होंने बड़ी फुर्ती से उसे स्वीकार कर लिया। बस एक ही दिक्कत थी, ललिंग। वो खजाना भवन के रखवालों में से एक थी। अगर वो अपनी जगह पर ही रहती तो उसकी ताकत और चौकसी को देखते हुए डेमोनिक ताकतों के लिए वहां घुस पाना बिल्कुल नामुमकिन होता। मुझे उसे किसी बहाने से वहां से हटाना था। इसलिए मैंने एक खत लिखा। उसमें लिखा था, छोटी बहन, मुझे हंशिया चोटी पर 1000 साल पुरानी बर्फीली जड़ी बूटी मिली है। ये तुम्हारी कल्टीवेशन में आने वाली रुकावटों को दूर करने में बहुत मददगार साबित होगी। आज मैं अपने कामों में बहुत फंसा हुआ हूं और अभी वहां से निकल नहीं सकता। इसीलिए प्लीज तुम मुझसे पहले हंशिया और चोटी पर पहुंचकर मेरा इंतजार करना। मैं वादा करता हूं कि रात होने से पहले मैं वहां पहुंच जाऊंगा, क्योंकि इस दुनिया में मुझे पता था कि वो जरूर जाएगी। अगर कोई एक इंसान था जिस पर उसे बिना किसी हिचकिचाहट के भरोसा था, तो वह मैं था, उसका सीनियर ब्रदर। आखिरकार मैं ही तो था जो उसे उस वीरान बर्फीले जंगल से बाहर निकाल लाया था। मैं ही था जिसने उसे उसका नाम दिया, जिसने उसे पढ़ना लिखना सिखाया और जिसने उसे उसकी कल्टीवेशन में मार्गदर्शन दिया। मैं ही था जो आधी रात को जब वो बुरे सपनों से डरकर चीखते हुए जागती थी तो उसके बिस्तर के पास बैठता था और बार बार उसके कान में फुसफुसाता था, सीनियर ब्रदर, यही है, डरो मत। भला वो मुझ पर भरोसा क्यों ना करती? उस खत में एक आखिरी लाइन भी लिखी थी, लिंगशांग, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। लिंगशांग, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। उस दिन वह हंशियाओ चोटी पर गई। उसने वो हल्के नीले रंग की पोशाक पहनी जो मैंने उसे कुछ समय पहले तोहफे में दी थी। एक ऐसी पोशाक जिसे वो सिर्फ तभी पहनती थी जब वो सबसे ज्यादा खुश होती थी। फिर भी वो चोटी की सबसे ऊंची जगह पर पूरे एक दिन तक इंतजार करती रही। सूरज उगने से लेकर जब सूरज ढल गया, जब हवा और बर्फ तेजी से घूमने लगी, वो उस सीनियर ब्रदर का बेकार ही इंतजार करती रही जो उसके हर विचार में बसा था। आसमान भारी और काला हो गया। फिर भी जो आया वो नहीं था, बल्कि सेक्ट का एनफोर्समेंट एल्डर था, और उसके साथ एक खबर भी आई। चेंग हुआ ने डेमोनिक पाथ के साथ साठगांठ कर ली थी ताकि सेक्ट की सबसे कीमती चीज चुराई जा सके, एक ऐसी चीज जिसकी रखवाली उसने खुद की थी।
ललिन ने ऐलान किया। खजाना घर के रखवाले के तौर पर पहाड़ों में ड्यूटी पर तुम ही थे। तुम पर एक साथी होने का शक है। लोलिन शांग और चेंग हुआ यान हमेशा इतने करीब थे। वे जरूर शुरू से ही एक दूसरे से मिले हुए थे। देखो, वो आमतौर पर खुद को कितना नेक और अलग थलग दिखाता है। कौन जाने, शायद वो सालों से उस आदमी के साथ गुपचुप तरीके से साठगांठ कर रहा हो। भीड़ हक्की बक्की रह गई। उसने हर तरह से अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। हर किसी ने उस पर उंगली उठाई और उसे गद्दार करार दिया। उस संप्रदाय ने उसे कैद कर लिया, उससे उसका स्पिरिचुअल एसेंस और शक्ति छीन ली और उसे बेरहम यातनाएं दी। उस अंधेरे सीलन भरे तहखाने में उसकी हड्डियां तोड़ दी गईं। उसकी आत्मा को खंगालने के लिए वर्जित विद्याओं का प्रयोग किया गया और उसे जबरदस्ती जहर पिलाया गया। फिर भी उसने अपने बड़े भाई पर अपना विश्वास बनाए रखा। उन यातना भरी रातों के दौरान वो उस हस्ती को देखने के लिए कितना तरसती थी, जो कभी उसकी मार्गदर्शक रोशनी हुआ करती थी। लेकिन अंत में उसे बचाने कोई नहीं आया, और मैं इस सब के पीछे का असली सूत्रधार हजारों मील दूर था। यू इमॉर्टल सॉर्ड, जिसे मैंने डेमोनिक पाथ से चुराया था, उसका इस्तेमाल करके मैं अपनी खुद की कल्टीवेशन को बढ़ाने में जुटा था। एक बार जब मैंने उसकी शक्ति पर पूरी तरह से महारत हासिल कर ली, तो मैं पलटा और उन सभी डेमोनिक साधकों का संहार कर दिया। सिस्टम मिशन कंप्लीट। और मान ही लो, शांग की कैद के तीसरे वर्ष में वो गायब हो गई। वो बस उस तहखाने से लुप्त हो गई। संप्रदाय ने अपने पर्वतीय क्षेत्र का चप्पा चप्पा छान मारा, फिर भी उसे ढूंढ नहीं पाए। दिन जलती हुई आग की तरह गुजरते रहे। ये भसड़ 300 साल तक चला, जब तक कि लो महाद्वीप ने एक हस्ती का उदय नहीं देखा। वो पहली महिला डेमोनिक एम्प्रेस जिसने हेवनली वेनरेट का दर्जा हासिल किया, और उसका नाम कोई और नहीं बल्कि लो लिंग शांग था। निर्दयी और क्रूर। अपनी एकांत कल्टीवेशन से बाहर आने पर उसने सबसे पहला काम यह किया कि उसने पूरे शान्यान संप्रदाय को खून से नहला दिया। शान्यान संप्रदाय के हजारों शिष्यों और गुरुओं में से एक भी जान जीवित नहीं बची। और फिर वो मेरे पास आई। उस पल हम आमने सामने खड़े थे। हमारे बीच 10,000 योद्धाओं की एक विशाल सेना खड़ी थी। हमारे बीच खून और बदले का एक असह्य सागर लहरा रहा था। मुझे उसे आखिरी बार देखे हुए 300 साल बीत चुके थे। वो अब बड़ी हो चुकी थी। वो छोटी सी बच्ची जो कभी आंगन में मेरे पीछे पीछे भागा करती थी, दौड़ते हुए खिलखिलाकर हंसती थी, अब एक डेमोनिक एम्परस में बदल चुकी थी। एक ऐसी हस्ती जिससे डेमोनिक ऊर्जा फूट रही थी, जिसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा और कठोर था। फिर भी नफरत और जान लेने की चाहत के उस 300 साल पुराने ढेर के नीचे मैं उन आंखों को अब भी पहचान सकता था। ये वही आंखें थीं जिन्हें उसने पहली बार मुझे देखने के लिए खोला था, तब जब एक जबरदस्त बर्फीले तूफान के बीच मैंने उसे जमीन पर गिरा पाया था। मुझे एहसास हुआ कि मैं पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ हूं। ठीक ठीक कहूं तो सिस्टम ने मुझे तुरंत वहां से नहीं हटाया था। उसने मुझे इस दुनिया को अलविदा कहने के लिए एक आखिरी घंटा दिया था। अंतिम मिशन पूरा हुआ। क्योंकि होस्ट की आत्मा को स्टेबलाइज होने में समय लगेगा, इसलिए होस्ट को 1 घंटे का खाली समय दिया जाता है। इस घंटे के खत्म होने पर होस्ट ब्लू स्टार पर लौट जाएगा। इस दौरान होस्ट एक बची हुई सोल फ्रैगमेंट के रूप में मौजूद रहेगा। होस्ट किसी भी जीवित प्राणी से बातचीत नहीं कर सकता। मैं हवा में लटका रहा, एक पारदर्शी दर्शक की तरह, इस दुनिया के अस्तित्व के आखिरी घंटे में फंसा हुआ। इमॉर्टल्स और डीमंस के बीच हुआ महान युद्ध इमॉर्टल संप्रदायों के गठबंधन के लिए एक करारी हार साबित हुआ था। ज्यादातर नेक साधक मार डाले गए थे, जबकि जो बच गए थे उन्होंने या तो हथियार डाल दिए थे या फिर वे तितर बितर हो गए थे। लो लिंग शांग अकेली और तन्हा हवा के सहारे युद्ध के मैदान से दूर चली गईं। फिर भी वो सिर्फ एक ही जगह की ओर बढ़ रही थी, हंशियाओ चोटी। ये कभी शांतियां संप्रदाय की जगह हुआ करती थी। एक जमाने में ये एक शानदार और आलीशान संप्रदाय था, जो अब उसके खूनी सफाई के बाद खंडहर में बदल चुका था। वहां कटे हुए अंगों और टूटे फूटे मलबे के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। अब जब ये जगह जंगली खरपतवारों से भर गई थी, वो अलौकिक आभा जो कभी यहां छाई रहती थी, अब एक जानलेवा ठहराव के माहौल में बदल गई थी। वो एक गहरी खाई के किनारे खड़ी थी और नीचे 1000 फतम गहरी उस अगाध खाई में झांक रही थी, जहां घना कोहरा उमड़ घुमड़ रहा था। फिर भी ठीक उस चट्टान के किनारे एक प्राचीन चीड़ का पेड़ खड़ा था। उसका टेढ़ा मेढ़ा तना और डालियां किसी अजगर की तरह बल खा रही थीं, और उसकी पत्तियां चमकीले टपकते हुए पन्ने जैसी हरी थीं।
इन खंडहरों के बीच शायद यही एकमात्र जीवित चीज बची थी, क्योंकि ये पेड़ वही पेड़ था जिसे उसने और मैंने मिलकर लगाया था। प्रोफाउंड हेवन सेक्ट में शामिल होने के बाद ये उसका पहला ही साल था। सर्दियां अभी अभी बीती थीं और वसंत की बर्फ पिघलना शुरू हो गई थी। उसे पहाड़ पर एक चीड़ का बीज मिला था और वो दौड़ता हुआ मेरे पास आया। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। जब उसने कहा, सीनियर ब्रदर, चलो एक पेड़ लगाते हैं, मैंने उससे पूछा कि वो पेड़ क्यों लगाना चाहती है। सीनियर ब्रदर ने एक बार मुझसे कहा था कि चीड़ का पेड़ सभी पेड़ों में सबसे ज्यादा मजबूत होता है। हवा और बर्फ उसे तोड़ नहीं पाते और बिजली उसे छू भी नहीं पाती। मैं लिंग शोंग भी चीड़ के पेड़ जितना ही मजबूत बनना चाहती हूं, और इसीलिए माउंट हेशियाओ की चट्टान के किनारे हमने एक गड्ढा खोदा और उसमें वो चीड़ का बीज दबा दिया। उसने बड़े ही लगन से उसे पानी दिया, फिर अपने कपड़ों के अंदर से एक लाल रिबन निकाला, जिसे उसने पास ही रखी एक चट्टान से बांध दिया और उसे वो मनोकामना पूरी करने वाला रिबन कहा। मैंने यह मनोकामना मांगी है। उसने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे बांध लिए और उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। फिर उसने कुछ और फुसफुसाया, इतनी धीमी आवाज में कि वो लगभग सुनाई ही नहीं दिया। ये मेरी इच्छा है कि सीनियर ब्रदर लिंग शोंग को कभी भी छोड़कर ना जाए, और जब लिंग शोंग बड़ी हो जाएगी तो वो जरूर सीनियर ब्रदर से शादी करेगी। 300 साल बाद वो चीड़ का बीज अब एक विशाल प्राचीन पेड़ बन चुका है। फिर भी जिन दो लोगों ने उसे लगाया था, उनकी किस्मतें बिल्कुल अलग अलग रहीं। एक डीमन लॉर्ड बन गया, दुनियाओं का विनाशक, और दूसरा एक भटकती हुई टूटी हुई आत्मा बनकर रह गया। मैं उसे देखता रहा। जब लालिंग शांग उस चीड़ के पेड़ के सामने खड़ी थी, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से पेड़ के तने की खुरदरी बनावट को सहलाया। फिर वो धीरे धीरे पेड़ की जड़ों के पास जमीन पर बैठ गई और अपने घुटनों को बाहों में भर लिया। उसकी आंखों से बड़े बड़े भारी आंसू बह निकले। 300 सालों में डीमन लॉर्ड लोलिंग शोंग ने अनगिनत साधकों के सामने कभी एक भी आंसू नहीं बहाया था। जब जियांतियन संप्रदाय की काल कोठियों में उसकी आध्यात्मिक जड़ें उखाड़ दी गईं और उसके शरीर से हड्डियां निकाल ली गईं, तब भी वो नहीं रोई। जब उसने अपने ही संप्रदाय को खून से नहला दिया, तब भी वो नहीं रोई। यहां तक कि जब उसने मुझे मार डाला, तब भी वो नहीं रोई। फिर भी अब इस खामोश पुराने चीड़ के पेड़ के सामने वो एक छोटे बच्चे की तरह रो रही थी। ठीक वैसे ही रो रही थी जैसे वो 5 साल की उम्र में रोई थी, जब वो एक घास फूस की झोपड़ी में अकेली दुखी हुई किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रही थी जो कभी आया ही नहीं। मैं उसके पीछे खड़ा था और अपना हाथ बढ़ाकर उसके सिर को सहलाना चाहा, लेकिन मेरा हाथ उसके बालों के आर पार निकल गया और किसी भी चीज को छू नहीं पाया। शेर, तुमने मुझसे झूठ बोला, मेरी भटकती हुई आत्मा ने उसके पीछे से चुपचाप कहा। मुझे माफ कर दो लिंगस्टैंग। लेकिन वो मेरी बात सुन नहीं सकती थी। कोई भी नहीं सुन सकता था। उसे अपनी बाहों में भरने की मेरी कितनी तीव्र इच्छा थी। काश मैं उसे अपनी बाहों में कसकर भर पाता, ठीक वैसे ही जैसे हम बचपन में किया करते थे, और उसके कानों में बार बार फुसफुसाता, मैं यही हूं छोटी बहन, डरो मत। लेकिन अब मैं उसका बड़ा नहीं रहा था। मैं तो बस एक भटकती हुई आत्मा का अंश मात्र था, जो हमेशा के लिए मिट जाने की कगार पर था। 1 घंटा तेजी से बीत गया। मेरी भटकती हुई आत्मा और भी ज्यादा पारदर्शी होने लगी। अब जाने का समय हो गया था। इससे पहले कि मैं पूरी तरह से विलुप्त हो जाता, मैंने उस पर एक आखिरी नजर डाली। वो अब भी वही बैठी हुई थी, एक घायल छोटे जानवर की तरह अपने घुटनों को कसकर पकड़े हुए उस पुराने चीड़ के पेड़ के नीचे, जहां उसकी सबसे प्यारी यादें बसी थीं। अलविदा लिंगशांग। मेरी चेतना असीम अंधकार में डूब गई। फिर भी लो लिंगशंग की कहानी उस चीड़ के पेड़ के नीचे खत्म नहीं हुई। एक ऐसी जगह पर जिससे मैं अनजान था, एक ऐसी समय सीमा के भीतर जिसे मैं समझ नहीं सकता था, वो हेशिया की कड़ाके की ठंडी हवाओं के बीच बहुत देर तक रोती रही। वो तब तक रोती रही जब तक कि गोधुली बेला घनी रात में ना बदल गई और वो घनी रात भोर में तब्दील ना हो गई। जब आखिरकार उसका रोना थमा, तो वो अपने पैरों पर खड़ी हुई। उसने अपने आंसू पोंछे और पहाड़ से नीचे उतर आई। वो डेमोनिक सेक्ट गई और वहां के एक एल्डर को बुलवाया। ये वही एल्डर था जो उन बीते वर्षों में उसे श्यांग सेक्ट के तहखानों से बचाकर लाया था। लो लिंगशोंग ने हमेशा यही मान रखा था कि उसका वहां से बच निकलना इसी एल्डर की किसी गहरी साजिश का नतीजा था। लेकिन आज उसने सच का पता लगाने का पक्का इरादा कर लिया था, क्योंकि उसके दिल में शक की एक छोटी सी चिंगारी बहुत लंबे समय से सुलग रही थी।
आखिर चेंग हुआ ने इमॉर्टल स्वॉर्ड चुराने के लिए डिमोनिक पाथ के साथ मिलकर साजिश क्यों रची होगी? और फिर खुद लो लिंगशोंग को उसी डिमोनिक पाथ ने क्यों बचाया होगा? ये सब कुछ बहुत ज्यादा ही इत्तेफाक लग रहा था, इतना ज्यादा कि इसे महज एक संयोग नहीं माना जा सकता था। जब उस एल्डर को लो लिंगशोंग के सामने लाया गया तो उसके चेहरे के हाव भाव पल भर में बदल गए। लो लिंगशोंग ने इस बात को तुरंत भांप लिया। एक सेलेस्टियल वेनरेबल की तीव्र इंद्रियों के चलते उस एल्डर के दिल की धड़कनों का अचानक तेज हो जाना लो शोंग की नजर से भला कैसे बच सकता था? मेरा तुमसे एक सवाल है। 300 साल पहले तुमने ही मुझे शूथियां सेक्ट के तहखानों से बचाया था। मुझे जवाब दो। वो एल्डर घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और हवा में कांपते हुए पत्ते की तरह वो भी बेकाबू होकर थर-थर कांपने लगा। लॉलिंगशांग की पैनी नजरों से उसकी चोरी छिपे वाली हरकतें भला कैसे बच सकती थी? लॉलिंग स्वांग ने उसे कोई भी बहाना बनाने का एक और मौका नहीं दिया। एक सेलेस्टियल वेनरेबल की स्पिरिचुअल एनर्जी ने सीधे उस एल्डर की आत्मा के सुरक्षा कवच को भेद डाला और उसकी यादों की गहराइयों में उतर गई। आत्मा की पड़ताल। उस एल्डर की यादें एक किताब के पन्ने पलटने की तरह लॉलिंग शांग की आंखों के सामने खुलती चली गई। उसने सब कुछ देख लिया। उसने एक नौजवान को सफेद कपड़े पहने देखा जो अपने ही प्राणों का रक्त बूंद बूंद करके यूज कर रहा था, जो एक स्टेबल पैटर्न में बदल रहा था, जबरदस्ती उस एल्डर की चेतना पर हावी हो रहा था और उसे अपनी मर्जी की एक पपेट बना रहा था। वो चेहरा उसे बहुत अच्छी तरह जानती थी। उसने चंग हुआ यन को देखा, जो उस समय केवल नेसेंट सोल चरण में था। एक क्रॉस रेल्म चैलेंज में हिस्सा लेते हुए 3 दिन और 3 रातों तक चलने वाली एक खूनी लड़ाई, एक प्राचीन डेमोनिक बीस्ट के खिलाफ जो अवतार चरण के शिखर पर था। उस दृश्य में चेंग हुआ खून से लथपथ था। उसकी 6 पसलियां टूट चुकी थीं और उसका बायां हाथ लगभग पूरी तरह से कटकर अलग हो गया था। उसके माथे से बहता खून उसके पूरे चेहरे पर जम गया था, जिससे उसकी आंखें मुश्किल से ही खुल पा रही थीं। फिर भी वो फिर से उठ खड़ा हुआ। बार बार, हर बार जब वो डेमोनिक बीस्ट उसे हवा में उछाल देता, वो अपने दांत भींचकर मलबे से रेंगकर बाहर निकलता, अपनी फेदर इमॉर्टल स्वॉर्ड को ऊपर उठाता और लड़खड़ाते हुए फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता, एक अदम्य अविनाशी तिलचट्टे की तरह। वो डेमोनिक बीस्ट गुस्से में उस पर दहाड़ा, लेकिन चंग हुआ यन ने बस मुंह भरकर खून थूका और अविश्वसनीय रूप से उसके होठों के कोने एक मुस्कान में बदल गए। क्या बस इतना ही है तुम्हारे पास? मैं अभी भी यही हूं। मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। वो मुझे ढूंढने ही वाला है। वो कौन है? लोलिंग शांग की उंगलियां उसकी हथेलियों में गहराई तक गड़ गईं। बेशक वो जानती थी कि वो कौन है। वो वही था जो उन खंडहरों की गहराई में फंसा हुआ था। वे दृश्य लगातार उमड़ते रहे। उसने देखा कि उस डेमोनिक बीस्ट को मारने के बाद चेंग हुआ यान पूरी तरह से थक कर गिर पड़ा। वो खून के एक तालाब में पड़ा रहा, पूरे आधे दिन तक बेहोश। जागने पर उसने जो सबसे पहला काम किया वो था अपनी पपेट्स को यह आदेश देना कि वे उस जगह की चप्पे चप्पे की तलाशी लें और उस लड़ाई का हर एक निशान मिटा दें। उसने और भी चीजें देखीं। उस समय जब वो एक गुप्त क्षेत्र में घात लगाकर किए गए हमले में फंस गई थी, ये चंग हुआ यन ही था जो 3 दिन पहले ही उस क्षेत्र में घुस गया था। अपनी ची ऊर्जा का इस्तेमाल करके उसने उस घात की संरचना के मुख्य बिंदुओं को नष्ट कर दिया था और इस तरह जो एक जानलेवा जाल होना चाहिए था, उसे उसने महज एक झूठे खतरे में बदल दिया। वो प्राचीन डेमोनिक कल्चरेशन की किताब जो उसे इत्तेफाक से मिल गई थी, ये चेंग हुआ ही था जिसने 2 साल बिताए थे अपनी जान को जोखिम में डालकर उसे एक वर्जित क्षेत्र से निकालने के लिए, और फिर एक पपेट के जरिए उसे ठीक उसी रास्ते पर रखवा दिया था जिस पर उसका चलना तय था। देवत्व प्राप्त करने की अपनी यात्रा के दौरान उसे जिन इनर डीमंस की अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था, ये चेंग हुआ यन ही था जिसने एक स्पिरिचुअल अवतार का रूप धरकर उसके इनर डीमंस के क्षेत्र में प्रवेश किया था और उसकी तरफ से उन पर हुए सबसे घातक प्रहार का बोझ खुद अपने कंधों पर उठाया था। इसकी कीमत उसे अपने प्राइमोर्डियल स्पिरिट में और गहरी दरारें पड़ने के रूप में चुकानी पड़ी। ये इतनी बड़ी कीमत थी कि वो लगभग उसी क्षण अपनी जान गंवा बैठा था। एक के बाद एक दृश्य, 300 साल, पूरे 300 साल, 3 सदियों तक वो परछाइयों में चिपक कर उस पर नजर रखता रहा था। हर वो पल जिसे उसने दैवीय सौभाग्य समझा था, हर वो विपत्ति जिसे उसने सोचा था कि उसने केवल अपनी कड़ी मेहनत से पार पाया है, हर वो अवसर जिसे उसने सोचा था कि आखिरकार किस्मत ने उस पर मेहरबानी दिखाई है, वो सब वही था। वो इंसान जिससे वो 300 सालों तक नफरत करती रही, जिसे वो 300 सालों तक कोसती रही,
और जिसे अपने ही हाथों से मारने की उसने कसम खाई थी। वो इन सभी सालों के दौरान एक ऐसी जगह पर मौजूद था जहां वो उसे देख नहीं सकती थी, और अपने ही खून और अपनी ही जान की कीमत पर उसके लिए आगे का रास्ता तैयार कर रहा था। लालिंग ने उस एल्डर की आत्मा की स्मृतियों से खुद को अलग कर लिया। उसकी आंखों के आगे सब कुछ धुंधला हो गया। जिन आंसुओं को उसने अब तक रोक रखा था वे अब और नहीं रुक पाए। लेकिन वे दृश्य अभी समाप्त नहीं हुए थे। अंतिम दृश्य। एक बार फिर उसने अमर देवताओं और राक्षसों के बीच हुई उस निर्णायक महालड़ाई के क्षण को देखा। उसने देखा कि उसकी अपनी हंशियांग तलवार चंगहुआ के सीने के आर पार हो गई थी। वे दोनों ही सेलेस्टियल वेनरेबल्स थे। चंगहुआ की शक्ति को देखते हुए वो उस वार को आसानी से रोक सकता था। फिर भी उसने वार से बचने की कोशिश नहीं की। ऐसा लगा मानो उसने खुद को तलवार की धार पर झोंक दिया हो। और ठीक उसी पल जब तलवार की नोक उसके शरीर में उतरी, उसने पूरी स्पष्टता के साथ उसके होठों की बनावट देखी। उसकी मुस्कान, वो मुस्कान उपहास की नहीं थी, ना ही वो करवाहट भरी थी। वो तो राहत की मुस्कान थी। मानो उसने आखिरकार अपने ऊपर से कोई बहुत भारी बोझ उतार दिया हो। मानो वो कह रहा हो, आखिरकार ये सब खत्म हो गया। लालिंग शुंग का शरीर ढीला पड़ गया, ठीक उस पपेट की तरह जिसके धागे काट दिए गए हों। वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसने अपने हाथों में अपना चेहरा छिपा लिया। उसके नाखूनों ने उसके अपने ही मांस को गहरा खरोच दिया। उसकी उंगलियों के बीच से खून टपकने लगा। फिर भी उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उसके दिल की पीड़ा ने पहले ही हर दूसरी संवेदना को खत्म कर दिया था। कांपते हुए उसने अपने कपड़ों के भीतर से एक चीज बाहर निकाली, क्योंकि इमॉर्टल स्वॉर्ड ऑफ यू, ये वो निशानी थी जो उसने चंगहुआ से छीनी थी। चंगहुआ के चले जाने के बाद ये तलवार युद्ध के मैदान में गिर पड़ी थी और उसने इसे उठा लिया था। शुरू में उसे लगा था कि यह तलवार एक हथियार से ज्यादा कुछ नहीं है, केवल विश्वासघात का एक प्रतीक। लेकिन अब उसने पाया कि तलवार की धार पर चढ़ा मिरर एन्चेंटमेंट हट गया था, क्योंकि जिस व्यक्ति ने वो जादू किया था वो अब जीवित नहीं था। जैसे ही मिरर एन्चेंटमेंट का प्रभाव खत्म हुआ, तलवार की आत्मा के भीतर से एक धीमी गूंजती हुई आवाज उभरी। एक ऐसी आवाज जो हवा में कांपती मोमबत्ती की लौ की तरह कमजोर थी, जो किसी भी पल बुझ जाने को तैयार थी। फिर भी उसने उस आवाज को बिल्कुल साफ सुना। शाबाश मेरी छोटी बहन, ये मेरा ही भाग्य था। ये चंगहुआ की आवाज थी, भरी हुई और कमजोर। फिर भी उसमें वही अपनापन और कोमलता घुली हुई थी जिसे वो कभी बहुत अच्छी तरह जानती थी। अब मैं जा रहा हूं एक ऐसी जगह पर जो यहां से बहुत बहुत दूर है। तुम्हें अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। मेरे चले जाने के बाद तुम्हारे आगे का रास्ता तुम्हें अकेले ही तय करना होगा। मुझे माफ करना लिंगशोंग, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। आवाज धीमी पड़ गई। तलवार की आत्मा एक बार फिर खामोश हो गई। लो लिंगशोंग जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई, अपने हाथों में यू की इमॉर्टल स्वॉर्ड को थामे हुए, जैसे उसने पूरी दुनिया का सबसे कीमती खजाना पकड़ रखा हो। वो रोई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके कंधे जोर जोर से हिल रहे थे और उसके होठों से टूटी फूटी बेतरतीब सिसकियां निकल रही थीं। 300 साल। उसने इस माफी के लिए 300 साल इंतजार किया था, और आखिरकार उसने इसे सुन ही लिया। फिर भी जिसने ये शब्द कहे थे वो अब यहां नहीं था। बड़े भाई, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। बड़े भाई, मुझे तुम चाहिए। वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ। लेकिन किसी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। खंडहरों के ऊपर से एक तेज ठंडी हवा सनसनाती हुई गुजरी। ऊपर पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी पुरानी डालियां हवा के झोंकों से सरसरा उठी, जैसे वे किसी और की तरफ से एक कोमल गुजारिश फुसफुसा रही हों।